जी, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19 क्रोमैटोग्राफी। इस चैप्टर के अंदर क्रोमैटोग्राफी को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ क्रोमैटोग्राफी? क्रोमैटोग्राफी का जो वर्ड है, ये 2 वर्ड से है। क्रोमा मीन कलर एंड ग्राफी मीन टू राइट। तो इसको कलर राइटिंग कहते हैं। कलर राइटिंग मतलब कलर की बेस पे हम इस टेक्नीक को इस्तेमाल करेंगे। कैसे? इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्नीक टू सेपरेट मिक्सचर्स। फिजिकल मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है 2 से 3 या 4 चीज़ों, जितनी भी हो, फिजिकल कॉम्बिनेशन। अब 2-3 चीज़ें आपने मिक्स कर दी हैं, तो उनको अलग करके कैसे आपने सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, दिस इज़ कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इसका ये आगे भी हम पढ़ेंगे। मेडिसिन्स के अंदर इसका बहुत रोल है, ड्रग्स वगैरह को आइसोलेट करने में, प्योरिटी ऑफ वाटर में, न्यूट्रेंट्स कंटेंट्स इन फूड, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे बताया आपको कि सिर्फ सेपरेट फिजिकल मिक्सचर ऑफ एंड देयर कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, ये आपके पास एक मिक्सचर है, इसके अंदर 4 तरह की चीज़ें हैं, ये सर्कल में है, फिर ये रेड कलर की हैं, ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की, ये मिक्सचर था। कलर की बेस पे सेपरेट हो गए, आप चारों चीज़ों को अलग-अलग कर दिया। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी कि पहले मिक्सचर में सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और वो सारी मिल के एक कलर इम्पार्ट कर रहे होते हैं। फिर ये जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट है वो अलग-अलग हो जाते हैं और सारी कलर की बेस पे आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसको आप एनालाइज़ करते हैं, फिर आइडेंटिफ़ाई करते हैं, फिर प्यूरीफाई, फिर क्वांटिफ़ाई और एंड पे आप बताते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी। 2 तरह के इसके कंपोनेंट होते हैं क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए। एक होता है स्टेशनरी फेज़, एक होता है मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ सॉलिड होता है, ग्लास होता है, सिलिका होता है या कोई पेपर होता है सेलुलोज़ का, ठीक है? और मोबाइल फेज़ या लिक्विड होगा या गैस। मोबाइल को याद रखें मूविंग, मूविंग का मतलब लिक्विड और गैस, यहाँ से याद रखें। अभी जो स्टेशनरी फेज़ है, इसके बारे में आपको कौन-कौन सी बातें पता होनी चाहिए? इट डज़ नॉट मूव व्हाइल मोबाइल फेज़ मूव ओवर इट। ये मूव नहीं करता, इसके ऊपर मोबाइल फेज़ मूव करता है। बिल्कुल ऐसे अगर ये चीज़ है, इसके ऊपर पानी फेर दूँ ऐसे, तो ये इसका स्टेशनरी फेज़ है, ऊपर जो पानी फेर रहा है वो मोबाइल फेज़ है। ऑफन पैक्ड इंटू अ ट्यूब एंड मोबाइल फेज़ फ्लो थ्रू इट फॉर इंस्टेंस इन कॉलम कैटोग्राफी। अब ये कॉलम क्रोमैटोग्राफी एक टेक्नीक होती है जिसमें कॉलम होता है, बड़ा सा ट्यूब होता है, उसके अंदर आपने एक स्टेशनरी फेज को पैक किया होता है, बिल्कुल वो सिलिका की फॉर्म, जिस तरह एक फॉर्म सा नहीं होता फॉर्म, बिल्कुल वैसी। तो उसके अंदर से फिर मोबाइल फेज गुजरता है। ये है कॉलम क्रोमैटोग्राफी की एग्जाम्पल। क्रोमैटोग्राफी की बेशुमार एग्जांपल्स हैं बेस्ड ऑन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। एक एग्जांपल आपने ये बता दी, ऐसी क्रोमैटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज कॉलम की फॉर्म में, उसको कॉलम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। स्टेशनरी फेज कैन बी इन सॉलिड और लिक्विड फेज कोटेड ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड्स। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई सॉलिड सरफेस ले लें और उसके ऊपर कोई लिक्विड कोट कर दें, तो ये भी स्टेशनरी फेज हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। मोबाइल फेज क्या होता है? इट इज यूजुअली लिक्विड और गैस दैट फ्लोज ओवर द स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करता है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूजेस अ लिक्विड मोबाइल फेज एंड गैस क्रोमेटोग्राफी यूजेस अ गैस। देखो अब ये 2 टाइप और होगी। एक टाइप आपने अभी कॉलम कैटोग्राफी पढ़ी, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। अब ये मोबाइल फेज की बेस पे लिक्विड और गैस क्रोमेटोग्राफी 2 अलग अलग होगी। ठीक है, इसको एल से कहते हैं, इसको जी सी कहते हैं। In column chromatography, the mobile phase either liquid or gas passes through a column separating the mixture component by sticking to the stationary phase at different start. अब होता क्या है? आपने स्टेशनरी फेस लिया, आपने उसके ऊपर लिक्विड मूव करा दिया। अब उस लिक्विड के अंदर जो डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स हैं, वो कोई स्टेशनरी फेस कहीं जाके अटैच हो जाएगा, कोई कहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके ना वो अटैच हो जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके आपको नजर आएंगे। पहले वो मिक्सचर था, जब ऊपर को इस तरह ट्रैवल किए हैं, ऐसे ऊपर को ट्रैवल किए हैं, तो कुछ यहाँ स्टिक कर गया, कुछ यहाँ, कुछ कहाँ, तो इस तरह आप सेपरेट करते रहेंगे, इस तरह ही सेपरेट होते रहेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्टेशनरी फेज के साथ जो इंट्रैक्शन है ना लिक्विड की, वो हर हर कंपोनेंट की डिफरेंट होती है। कुछ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, कुछ ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बना लेगा, कुछ वीक बनाएगा, कुछ हल्का होता है, कुछ वजनी होता है, तो इस तरह कर करके डिफरेंट जगह पे रुकते हैं। ये एक जनरल डायग्राम है आपके पास, अगर आपने कोई भी क्रोमेटोग्राफी का सेट बनाना है। ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये है जी पेपर क्रोमेटोग्राफी का, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा सा फर्क होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एक बड़ा सा टैंक है, आप एक बीकर, आप क्रोमेटोग्राफी लैब में भी बना सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे बनानी है आपने। ये टैंकर है, इसके अंदर आपने एक पेपर हैंग किया हुआ है। ये पेपर आम पेपर नहीं, जिस तरह ये पेपर है, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राफी पेपर या क्रोमेटोग्राम। ठीक है, इसके अंदर वो मटेरियल है जिसको आप स्टेशनरी फेस कहते हैं। अब ये 2 तरह का हो सकता है। अगर तो ये पेपर है सेलुलोज का, फाइबर का बना हुआ, तो आप इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। और अगर ये ट्यूब है और इसके अंदर सिलिका है,
सिलिका जेल है या इसके अंदर दूसरी चीज़ है जो हमने अभी पढ़नी है आगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर ये है तो उसको आप कहेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो स्टेशनरी बेस की फेस की बेस पे दो तरह की क्रोमेटोग्राफी हो गई। अगर पेपर है सेलुलोज फाइबर वगैरह का तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो बिल्कुल पेपर की तरह का होता है, फिल्टर पेपर की तरह का। और अगर कॉलम ट्यूब सी है वो लटकाई हुई आपने अंदर, आपकी बुक पे डायग्राम भी बनी होगी, तो आप उसको कहेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आपकी बुक में कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जिक्र है, पेपर का जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए इशू ही नहीं है ये। फिर आप क्या करते हैं, ये क्रोमेटोग्राम है, ये आपका स्टेशनरी फेज होगा और इसके ये नीचे जो आपने सॉल्वेंट है ये आपका मोबाइल फेज होगा। फिर ये जो क्रोमेटोग्राम है इसी के ऊपर आप वो जो सैंपल है उसका एक डॉट सा लगा देते हैं, ये आपका सैंपल होगा, ठीक है। ये इसका एक जनरल सेटअप और इसको आप क्रोमेटोग्राफिक टैंक कहते हैं, जार कहते हैं। तो ये एक जनरल सा इसका फेज है, ये इधर आपको समझ आ गया होगा स्टेशनरी फेज के मोबाइल फेज इसके ऊपर ऐसे ऊपर को मूव करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, और ये जब मूव करेगा इस मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को भी निकाल के ऊपर ले जाएगा, और कुछ कंपोनेंट ऊपर एक कोई इधर आ जाएगा, कोई इधर आ जाएगा, कोई इधर आ जाएगा, इस तरह पूरा आपको क्रोमेटोग्राम मिलेगा इस तरह का, जिसमें आपको देखो ये आपका ओरिजिनल था, उसमें आपको 3 डॉट अलग अलग मिल गए। इसका मतलब है यहाँ से इसके अंदर ये 3 डॉट थे जो अलग अलग, इसके अंदर ये 3 कंपोनेंट्स थे जो अलग अलग हो गए, पहले ये इकट्ठे थे। सबसे इंपॉर्टेंट हम करते हैं ब्लू इंक, या अगर ब्लू इंक है आपके पास, ब्लू इंक का डॉट है, तो ब्लू इंक के अंदर 3-4 कलर होते हैं, ग्रीन येलो रेड इस तरह करके ना। अच्छा, अब आगे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, हमने स्टेशनरी फेज पढ़ लिया, हमने मोबाइल फेज पढ़ लिया। अगला फैक्टर है रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? रिटार्डेशन फैक्टर RF वैल्यू इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। अब देखो, ये आपने जो सॉल्वेंट लिया, ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक ट्रेवल किए, यहाँ तक मैंने लाइन लगाई, इसको कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। मैक्सिमम सोल्यूट जो आपका मोबाइल फेज है वो कहाँ तक ट्रेवल किया, दिस इज सॉल्वेंट फ्रंट। अब मैं कहता हूँ ये जो ओरिजिनल लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, पर्पल का जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ब्लू का जो है 10, और इसका कितना है? अब मैं कहता हूँ रेड का रिटार्डेशन फैक्टर निकालो, तो क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई 10। मैं कहता हूँ पर्पल का निकालो 6 डिवाइडेड बाई 10। मैं कहता हूँ ब्लू का निकालो 8 डिवाइडेड बाई 10। दिस इज RF वैल्यू। RF वैल्यू आपको ये बताएगी कि कौन कितना ट्रेवल किया है। सॉल्वेंट फ्रंट अभी मैंने आपको बता दिया, द लेवल एट विच सॉल्वेंट रीचेज एज इट मूव्स अप द पेपर इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट मतलब मोबाइल फेज। Therefore, it is a dynamic equilibrium between the mobile and stationary phase as the component move between the two planes. अब देखो, जैसे ये ऊपर ऐसे मूव करना शुरू करता है ना सॉल्वेंट, साथ साथ कंपोनेंट भी अलग होना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं कि पहले तेज मूव किया फिर स्लो, ये बड़ा आराम आराम से डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब एक ही स्पीड से मूव करता रहता है और साथ साथ कंपोनेंट भी मूव करते रहते हैं। द बेस लाइन जहाँ पे इनकी वैल्यू मैच हो जाती है, जहाँ पे उसकी मोबाइल फेज के साथ वो स्टिक हो जाता है, वहाँ पे वो रुक जाता है। बेस लाइन, ये मैंने एक लाइन लगाई हुई है। ये जो क्रोमेटोग्राम पेपर होता है ना, आप ना क्या करते हैं, इसके 2 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन लगाते हैं और वो कच्ची पेंसिल से, लेड पेंसिल से लगाते हैं ताकि वो ना उसके अंदर हैंडल करे, और उसको डॉट लगा देते हैं। और ये इसलिए फास्टा रखते हैं, ये जो नीचे वाली जगह है ना, जब आप इसको सॉल्वेंट में डिप करते हैं तो ये जो आपकी बेस लाइन है ये उसके अंदर डिप नहीं करनी चाहिए, ये थोड़ी ऊपर रहनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पेपर जो भी आपका पेपर है आप उसके ऊपर तकरीबन 2 सेंटीमीटर का फासला छोड़ देते हैं, फिर आगे करते हैं। मैं आपको अगर थोड़ा ड्रॉ करके वैसे बताने की कोशिश करूँ तो, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पेपर हो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्रोमेटोग्राम है, इसको मैं थोड़ा और सही कर लेता हूँ। ये ठीक है, आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 2 सेंटीमीटर, ये इतना बनेगा, यहाँ पे एक बेस लाइन लगानी है और यहाँ पे आपका वो मार्क होगा, इंक पेन है फॉर एग्जांपल, उसका आपने लगा देना है। ये जो लाइन लगानी है लेड पेंसिल से लगानी है, लगा दें। फिर आपने इसको ऐसे डिप, बिल्कुल ऐसे इसके किसी भी चीज़ के अंदर डिप कर देना। बीकर रखें आप, लैब में नहीं बीकर। हम क्या करते थे यहाँ पे ना ऐसे पेंसिल के थ्रू ऐसे सुराख करते थे इसके अंदर ऐसे, और इस पेंसिल को बीकर के अंदर ऐसे डिप कर देते थे ऐसे। नीचे बीकर है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास है, इसके अंदर हमने ऐसे रख दिया। इस ग्लास के अंदर आपका मोबाइल फेज होगा और ऐसे डिप करना है कि ये डॉट पानी के अंदर डिप ना हो, ठीक है, वो जो आपका मोबाइल फेज है। तो ये इसको जब आप डिप करेंगे छोड़ देंगे, वैसे तो ऊपर से ये बंद होना चाहिए, लेकिन आप ना भी करेंगे फिर भी वो ऊपर को आएगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपको डॉट नज़र आएंगे, डॉट नहीं बल्कि आपको डिफरेंट कलर नज़र आएंगे अलग अलग हुए। तो ये आप लैब में भी कर सकते हैं, होप सो आपको सर ने करवाया भी होगा। अच्छा जी, उसके बाद बेस लाइन भी बता दिया आपको। इस चीज़ को कहते हैं क्रोमेटोग्राम। ये जो
कलर होने सेपरेट होने के बाद आपको मिलता है। ठीक है, तो ये अगर आपको आए बेसिक क्रोमेटोग्राफी, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो ये आपको 5 कंपोनेंट्स की याद होनी चाहिए, साथ में ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC। सर सबसे सिंपलेस्ट क्रोमेटोग्राफी यही है। इसमें और पेपर क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको फ़र्क बता दिया। इसमें सिलिका और ट्यूब की फॉर्म है, सिलिका प्लेट की फॉर्म है, सॉरी ट्यूब, वो हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बताया मैंने आपको। अब थिन लेयर में क्या होता है, सेपरेट कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे इंटरेक्ट विद स्टेशनरी फेस एंड मूव स्लोली फॉरवर्ड। वो इसकी डेफिनेशन सेम। इसमें स्टेशनरी फेस ग्लास प्लेट का होता है। ठीक है, प्लेट के ऊपर एक थिन लेयर हम कोट कर देते हैं, किसकी, एड्जॉर्बेंट की। एड्जॉर्बेंट जो चीज़ को एड्जॉर्ब करता है, सिलिका की, जेल की और एल्यूमिना की। सिर्फ ये थिन प्लेट की वजह से इसका नाम क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर ये पेपर होता है इसका नाम पेपर क्रोमेटोग्राफी होता, अगर ये कॉलम होती तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता। बस ये याद रखना है आपने। यहाँ पे एक वर्ड है एड्जॉर्ब, एक वर्ड होता है एब्जॉर्ब, AB वाला, और एक होता है एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब में चीज़ अंदर उसके धंस जाती है, एड्जॉर्ब में उसकी सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती है। ठीक है, तो एड्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल बिहेवियर है। मोबाइल फेजेस में हम या पोलर लेते हैं या नॉन पोलर, डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज़ को सेपरेट करना है। अगर आपने पोलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो आप कोशिश करते हैं आपका ये सॉल्वेंट भी पोलर हो। अगर आपने नॉन पोलर को करना है तो आप नॉन पोलर लेते हैं, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ज़्यादातर मिथानॉल यूज़ किया जाता है, इधर हेक्सेन यूज़ किया जाता है, या कोई भी यूज़ किया जाता है अल्केन, और इनका मिक्सर भी यूज़ कर लिया जाता है अक्सर। तो ये सिंगल मिक्सर के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं, और इनको अलग अलग भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब पोलर और नॉन पोलर हो सकते हैं। मिथानॉल, हेक्सेन वगैरह ये स्टेशनरी फेज के एग्जाम्पल है। ये इसकी डायग्राम है वैसे ही। तो इसमें ये आपके पास वो प्लेट है, इसके ऊपर थिन लेयर होगी किसी की, सिलिका की और एल्यूमिना की। ये आपका स्टेशनरी फेस होगा, ये नीचे आपका मोबाइल फेस है। ठीक है, ये मिथानॉल होगा या हेक्सेन होगा। ये सैंपल डॉट है, देखो बेस लाइन से नीचे नहीं यहाँ पे लगाना, उसके ऊपर लगाना है, या बेस लाइन थोड़ा ऊपर लेकर जाना है। उसके बाद ये क्रोमेटोग्राम आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप क्रोमेटोग्राफी यूज़ करके किसी चीज़ को स्टैंडर्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं। आपके पास दो डिफरेंट तरह की डॉलर की इंक है और पियानो की इंक है। आप इधर डॉलर का डॉट लगाएं, इधर लगाएं पियानो का। फर्ज करें आपको डॉलर अच्छी लगती है, आपके यहाँ स्टैंडर्ड है, दूसरी आपका सैंपल है, तो आप दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि कौन किसमें कितने कितने कंपोनेंट है, किसकी RF वैल्यू कम है, किसकी ज़्यादा है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन किसकी क्वालिटी अच्छी। तो आप दो चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये इसकी थ्योरी है। ईच स्पॉट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंस टू हैव डिफरेंट RF वैल्यूज। TLC इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, ये इसकी एडवांटेजेस हैं या इसके आप फायदे कह लें, फास्टेस्ट, लीस्ट एक्सपेंसिव, सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। TLC प्लेट्स आर प्री मेड प्लेट्स, ये जो हम इसके अंदर डिप करते हैं ना, आपको बनी बनाई मिलती हैं बाजार से, दैट आर केमिकली इनर्ट। ये दोनों कंपोनेंट इसके अंदर जो सिलिका जेल और एल्यूमिना किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट हैं एंड स्टेबल। दे हैव थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज अप्लाई टू देयर सर्फेस, इट इज थिन एंड इजीली इवनली फाइंड, इसी वजह से इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये जार जिसके अंदर आपने इसको रखा हुआ है, इसको ऊपर से बंद किया हुआ है, जार मेक श्योर प्योर इन्वायरमेंट एंड प्रीवेंट सॉल्वेंट एवेपोरेशन। ये इसी वजह से हमने ऊपर बंद कर दिया ताकि एवेपोरेट ना हो और कोई कंटेमिनेट अंदर ना चला जाए। जितना सॉल्वेंट आपका प्योर होगा मोबाइल फेस का, उतनी सेपरेशन ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आप मोबाइल फेस में सॉल्वेंट लेते हैं बहुत प्योर हो, जितना ये अच्छा होगा, प्योर होगा, उतनी सेपरेशन अच्छी होगी। अच्छा जी, अब करते कैसे हम TLC, क्या कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो स्टेशनरी फेस लेते हैं जो कि सिलिका जेल से बना हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, और बहुत अच्छे से ड्राई हुआ हो। फिर पेंसिल यानी कि लेड पेंसिल टू मेक अ स्मॉल मार्क एंड बॉटम ऑफ द प्लेट, अप्लाई सैंपल सोल्यूशन टू द मास एंड बाय कैपिलरी ट्यूब। बेस लाइन लगानी है पेंसिल से, कैपिलरी ट्यूब होती है बहुत छोटी सी, उससे बड़ा फाइन आप ऐसे स्पॉट लगा देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो आपने कैपिलरी ट्यूब के साथ इंक उठानी है और उसके ऊपर डॉट लगा देना है। और द मोबाइल फेस इन TLC, चैम्बर के अंदर वो डाल दें, सॉल्वेंट डाल दें, और फिर क्या करें, उसके अंदर मॉइस्चर फिल्टर पेपर भी डाल दें ताकि ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहे। तो ये अक्सर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम उसके अंदर मॉइस्चर से भरा हुआ फिल्टर पेपर भी इस प्लेट के पीछे लगा देते हैं ताकि ह्यूमिडिटी भी बरकरार रहे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है सेपरेशन में। Put the plate in chamber with sample and close the lid. Make sure sample spot stay above the mobile face and dipping into the solvent. ये मैंने आपको पहले बताया, बेस लाइन ऊपर रहनी चाहिए और जो सैंपल का डॉट है वो उसके अंदर डिप नहीं होना चाहिए। Once spot developed, remove the plate and then let them dry. फिर जब आपने इसको थोड़ी देर, आधा घंटा घंटे के लिए छोड़ दिया, आपने देखा वो मोबाइल फेस ऊपर मूव किया, जैसे वो सॉल्वेंट फ्रंट तक पहुंच गया, अब आपको पता कि रुक गया सॉल्वेंट, उसको बाहर निकालें और ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आप उसको यूवी के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सैंपल के डॉट नज़र नहीं ना आ रहे तो यूवी के सामने रखें, ब्लू सी लाइट होती है उसके सामने रखें, आपको बल्कि प्योर से नज़र आ जाएंगे। एप्लीकेशन इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ मेडिसिन ड्रग्स को टेस्ट करने में, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसी तरह फूड, इसी तरह नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल, प्यूरीफाई सैंपल्स, उसको किसी स्टैंडर्ड से, ऑथेंटिक से कंपेयर करके ये बताना है ठीक है कि गलत है।
कलर्स को, स्वीटनर्स को, प्रिजर्वेटिव्स को जो हम फूड के अंदर यूज़ करते हैं उनको टेस्ट करना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, सब जगह ये यूज़ होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है। लिमिटेशन इसकी क्या है? सेपरेशन लेंथ इज शॉर्टर, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन कंपोनेंट्स को ये सेपरेट नहीं करता। कुछ ऐसा होता है कि एक और दूसरा कंपोनेंट आपस में मिक्स हो रहे होते हैं तो बिल्कुल स्लाइड सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होता है, तो कह लो इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है। बीइंग एन ओपन सिस्टम, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कैन इन्फ्लुएंस फाइनल रिजल्ट। अब जहाँ पे आप लैब में इसके अंदर कर रहे हो, आपने टेम्परेचर का इफेक्ट और ह्यूमिडिटी का इफेक्ट भी देखना है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर बहुत इफेक्ट करते हैं इसको। सूटेबल ओनली फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो इनको कवर करने के लिए फिर आगे जाया जाता है, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद इसके बाद ना आपकी बुक में वो ड्रग्स की एक एप्लीकेशन दी हुई है कि कैसे ड्रग्स को में हम टीएलसी यूज़ करते हैं। वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की, वो सिर्फ रीडिंग है, वो आपने रीड कर लेनी है। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना है। उसके बाद एक टॉपिक है आपका छोटा सा, सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों। आप स्टेशनरी फेस सेलेक्ट करने के लिए क्या देखते हैं कि हाईली सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो, उसकी एड्जॉर्ब करे चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से। फाइनली डिवाइड, बहुत छोटे छोटे पीसेज हो ताकि उसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो। मैकेनिकल स्टेबिलिटी हो ताकि डस्ट फॉर्मेशन ना हो। इनर्ट हो, ठीक है। एल्यूटिंग सॉल्वेंट्स, जो सॉल्वेंट उसके साथ आके अटैच हो रहा है उसके साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। प्योरिटी हो, इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो, ये सारे इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल शुड हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन फेज, हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ मूवमेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेशनरी फेज ऐसा हो कि उसमें जितने भी आप उसके ऊपर मोबाइल फेज मूव करें, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है सबकी सॉल्युबिलिटी अलग हो, सबका रेट ऑफ मूवमेंट अलग हो, ताकि वो सेपरेट भी हो जाए। अगर एक ही स्पीड से जाएंगे तो वो सेपरेट ही नहीं होंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज है। इफ़ यू वांट, ये जो अभी पढ़ने लगे, इफ़ यू वांट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड विद हाई रेजोल्यूशन, यू कैन यूज अ स्टेशनरी फेज विद स्मॉल पार्टिकल्स एंड मोबाइल फेज विद लो विस्कोसिटी एंड हाई रेट फ्लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी रेजोल्यूशन हो तो आप स्टेशनरी फेज कैसा लेंगे? बहुत स्मॉल पार्टिकल्स वाला जिसका हाई सरफेस एरिया हो, और मोबाइल फेज वो वाला लेंगे जिसकी विस्कोसिटी लो हो और उसका फ्लो तेज, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है आपको कि हाई रेजोल्यूशन के लिए स्टेशनरी फेज कैसा यूज़ करना पड़ेगा, मोबाइल फेज कैसा यूज़ करना पड़ेगा। स्टेशनरी फेज यूज़ करना पड़ेगा विद हाई सरफेस एरिया, स्मॉल पार्टिकल्स, और आपको मोबाइल फेज यूज़ करना पड़ेगा विद लो विस्कोसिटी एंड हाई फ्लो रेट, क्योंकि विस्कोसिटी का फ्लो से इन्वर्स रिलेशन होता है। मोबाइल फेज कैसे सिलेक्ट करेंगे? आपको कौन कौन से फैक्टर चाहिए? सॉल्वेंट प्योरिटी, इट शुड बी प्योर। अभी मैंने आपको बताया था, इसको प्योर करने के कुछ मेथड हैं। HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एक टेक्निक है, इससे आप किसी चीज़ को प्योर करते हैं। या मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आप पढ़ चुके हैं, इससे भी प्योर कर सकते हैं। इनको यूज़ करके आप इसको प्योर कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसी कंपनी से खरीदें जो बहुत मशहूर है, जिसके सॉल्वेंट बहुत अच्छे हाई एनालिटिकल ग्रेड के हैं। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए सॉल्वेंट की? पोलैरिटी होनी चाहिए। इसकी हम पोलैरिटी को कंसिडर करते हैं। डिपेंड करता है कि हमने कौन सी चीज़ सेपरेट करनी है, उसी बेस से हम ये भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर विस्कोसिटी इसकी देखते हैं कि कितना इसको मूव कराना है। फिर केमिकल रिएक्टिविटी, ये स्टेबल है, स्टेशनरी फेज से रिएक्ट ना कर जाए। यूवी ट्रांसपेरेंसी, अगर हम यूवी ऊपर इसके बम्बार्ड करा रहे हैं तो उसकी वजह से इसका काम ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर पीएच, अगर आपका सोल्यूट कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए पीएच का फैक्टर भी देखना पड़ता है, उसके अंदर प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं किसी भी सॉल्वेंट को सिलेक्ट करने के लिए। ये आपका क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक खत्म हो गया। बाकी इसमें जितनी भी इस चैप्टर में चीज़ें हैं वो आपकी हैं फॉर्मेटिव, वो आपने नहीं करनी। ये सिंपल सा चैप्टर था, सिंपल सी ये टेक्निक थी। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।